हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। आज हम इस युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है वो एक हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कर रहा है हमारे सामने, जिसमें एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ मानसिंह जो हाथी पे है। मानसिंह जो है अकबर की सेना का, कहते हैं कि मुगल की सेना का नेतृत्व कर रहा था, और जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ की तरफ से इस युद्ध में थे। आगे देखते हैं हम। हल्दी घाटी युद्ध पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत बातें महाराणा प्रताप के बारे में जानना आवश्यक है कि महाराणा प्रताप कौन थे। ठीक है ना, उनकी थोड़ी जीवन शैली के बारे में जानना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं तो देखो, हल्दी घाटी युद्ध का संबंध महाराणा प्रताप से सीधा है। तो हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें पढ़ते हैं महाराणा प्रताप। तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पे हुआ है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहाँ पे? तो एक महल है, बादल महल, वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 को। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, और बचपन इनका जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता। इनका जो बचपन है पूरा वो कहाँ पे बीता? कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता। इनके बचपन का नाम कीका था। अब देखो, ये जो क्या है, भील बालकों के साथ खेलते थे, तो भील बालक इन्हें प्यार से क्या बोलते थे? कीका बोलते थे। आगे देखते, इनका विवाह 1557 में हुआ और इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पवार। अब इन्होंने एक शपथ ली। जब ये बड़े हो गए, इन्होंने मतलब राज्य सिंहासन पर इनका राज्याभिषेक हुआ, तो इन्होंने एक शपथ ली कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूँगा, तब तक न ही थाली में रोटी खाऊंगा, न ही बिस्तर पर लेटूंगा। मतलब इन्होंने प्रण ले रखा था कि मुझे चित्तौड़ को, अब ये कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ है और बचपन भी कुंभलगढ़ में बीता है, तो इन्होंने कहा, जब चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा था, इन्होंने प्रण लिया, शपथ ली कि मैं जो है चित्तौड़ को मुगलों से छुड़ा कर रहूँगा। और मुगल कौन? अकबर की सेना। जो अकबर है वो मुगल वंश का है, और भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अब अकबर भारमल की सहायता से, भारमल जो आमेर के राजा थे, उनकी सहायता से नागौर दरबार लगाता है। हम पढ़ते आगे नागौर दरबार लगाता है, और नागौर दरबार लगता है 1570 में अकबर द्वारा। किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। अब इस दरबार में जितने भी राजस्थान के राजपूत राजा है वो आते हैं और इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप दरबार में आता तो है, लेकिन वो अधीनता स्वीकार नहीं करता, बिना अधीनता स्वीकार किए हुए चले जाता है। अकबर इसे अपना अपमान समझता है, लेकिन फिर भी वह इसके महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 बार अपने शिष्टमंडलों को भेजता है। पहली बार जो जाता है फर्स्ट टाइम पे नवंबर 1572 में जलाल खां कोरची, अकबर का सेनापति है, ये जाता है महाराणा प्रताप को समझाने, लेकिन महाराणा प्रताप इसको वापस भेज देते हैं। फिर दूसरी बार जब ये भेजता है शिष्टमंडल जून 1573 में मान सिंह को, जो कि आमेर के शासक थे। आमेर जयपुर में है, आमेर के शासक थे, कछवा वंश। ठीक है ना, तो आमेर के शासक थे ये, और इनको भी ये मना कर देता है और वापस भेज देता है। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को भेजता है, जो कि मान सिंह के पिताजी हैं। ठीक है, ये इनको भी वापस भेज देता है। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजता है, फिर टोडरमल भी उन्हें अधीनता स्वीकार कराने में असमर्थ होता है। बाद में अकबर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध की योजना बनाता है, तो साम दाम दंड भेद सारे अपना लेता है। वो समझाने के लिए उसने 4 शिष्टमंडल भेजे, तो महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई जाती है, तो हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी युद्ध की योजना। तो कहाँ पे बनती है योजना? अकबर के किले में बनती। कहाँ बनती है? अकबर के किले में बनती है। और ये अकबर का किला कहाँ पे है? तो ये अकबर का किला आगरा अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। और इस अकबर किले को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और मैगजीन का किला भी कहते हैं। दौलत खाना इसलिए कहते हैं क्योंकि अकबर का सारा खजाना खां रखता है। अकबर अपना सारा खजाना खां रखता है, तो रखता है अकबर के किले में। और मैगजीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको शस्त्रागार भी कहते हैं। अकबर के किले का अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनती है? तो अकबर के किले में बनती है, अजमेर में। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखो, हम पढ़ते हैं अकबर ने मानसिंह को युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया। जब हमने चित्र में देखा था अभी हाथी पे बैठा हुआ, तो मानसिंह जो मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला सबसे मुख्य सेनापति कौन था? तो मानसिंह था। और उसके सहयोगी के रूप में आसफ खां को नियुक्त किया गया। अब आता हमारे सामने हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब मैप से समझते हैं इसको। तो देखो, अपना टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध।
तो हल्दी घाटी युद्ध पढ़ते हैं हम। अब इसमें देखते हैं हम, देखो कि यह है दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली है, और यह है अपना नीचे मेवाड़ क्षेत्र। अब बीच में एक खमनोर राजसमंद वाला क्षेत्र पड़ता है, और खमनोर राजसमंद में ही एक मैदान पड़ता है, हल्दी घाटी का मैदान। ये एक सकरा रास्ता है, और यहाँ की मिट्टी पीली होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी का मैदान बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, तो ये थोड़ा सा देख लिया, हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है, दिल्ली और मेवाड़ के बीच में पड़ता है, राजसमंद के अंदर। हम आगे देखते हैं, मान सिंह ने पहला पड़ाव, जब युद्ध की योजना बन गई थी और युद्ध के लिए जब यहाँ से सेना प्रस्थान हुई दिल्ली से अकबर की, तो मान सिंह ने अपना पहला पड़ाव 3 अप्रैल 1576 को मांडलगढ़ में डाला, और वहाँ 2 महीने रुका। अब मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा में पड़ता है मांडलगढ़। तो मान सिंह ने अपना पहला पड़ाव डाला 3 अप्रैल 1576 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, 2 माह रुका। और जब महाराणा प्रताप को इसकी सूचना मिली, तो महाराणा प्रताप को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए कौन सा क्षेत्र चुना, हल्दी घाटी क्षेत्र चुना। उसका रीजन ये है कि वो सकरा रास्ता है, और वहाँ पर जो है भूल भुलैया टाइप की गलियाँ बनी हुई है, जिससे क्या है कि मुगल सैनिक कई बार उसमें गुम हो जाते थे और वो उनको रास्ता नहीं मिल पाता था। और जबकि यहाँ की जो सेना है महाराणा प्रताप की, वो उन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थी, और वह छुपकर जो है मुगल सैनिकों को मारते थे। तो उन्होंने हल्दी घाटी नामक जगह को चुना, जो कहाँ पड़ता है, गोगुंदा व खमनोर के मध्य पहाड़ियों का छोटा सकरा रास्ता, और क्या कहा जाए तो राजसमंद जिले में पड़ता है। तो महाराणा प्रताप की सेना ने कहाँ पड़ाव डाला, तो हल्दी घाटी के मैदान में। अब वो दिन आ गया जिस दिन ये युद्ध होना है, अंत में 18 जून। तो देखो 2 तारीख दिखती है हमें, 18 जून और 21 जून। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून बताया जाता है, और अन्य जितने भी शिलालेख हैं उनके अनुसार 18 जून बताया जाता है। सन में कोई डिफरेंट नहीं है, सन 1576 है। तो अंत में 18 जून, मैं इसको 18 जून लेता हूँ, क्योंकि जो सबसे सर्वाधिक मान्य है वो 18 जून माना जाता है। तो अंत में 18 जून ना हो तो आप 21 जून भी कर सकते हो। तो अंत में 18 जून को दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, मतलब महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया, उन्होंने, उसका नाम था हकीम का सूरी पठान। एकमात्र मुस्लिम सैनिक था जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो आगे देखते हैं कि 18 जून को ये युद्ध शुरू हुआ 1576 को, और अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने हुई। अब इस युद्ध में क्या होता है, हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके हाथी के नाम। तो इस युद्ध में मान सिंह के जो हाथी का नाम है उसका नाम था मर्दाना, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सीधा यहीं से पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। और मान सिंह के हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से वार किया। जब ये युद्ध हुआ था, जो अपने चित्र देखा सबसे पहले, जो मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये वही बात कह रहा है कि ये देखो महाराणा प्रताप ने किस पर वार किया, मान सिंह पर वार किया। मान सिंह नीचे छुप जाता है, और उसका जो सहयोगी होता है या रक्षक होता है, उसके भाला लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, आते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर क्या किया, भाले से वार किया। ये रहा अपना टॉपिक। महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से वार किया, तो मान सिंह हौदे में छिप गया, और मान सिंह के पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। तो महाराणा प्रताप के भाले से मान सिंह बच गया, और युद्ध के दौरान चेतक का पैर घायल हो गया। तो जब मान सिंह का हाथी है, उस हाथी के पैर में एक धारदार तलवार बंधी रहती है, कटार बंधी होती है। तो हाथी के पैर में बंधी हुई कटार से चेतक का पैर घायल हो जाता है, और जिससे क्या है कि चेतक का पैर वो चल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को इसका आभास नहीं होने देता कि वो घायल है, क्योंकि वफादार घोड़ा था उनका। तो युद्ध के दौरान चेतक का पैर घायल हो गया, लेकिन चेतक ने इसका आभास महाराणा प्रताप को नहीं होने दिया। तो देखो युद्ध हो रहा है, मतलब एक दूसरे को आक्रमण किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चेतक घायल हो गया इसके अंदर, महाराणा प्रताप भी थोड़ी देर बाद क्या है, वो भी घायल हो जाएंगे, और या फिर सेनापति उनको बचाने के लिए कई सारे प्रयास करेंगे। तो देखो इस युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए झालाबीदा अकबर की सेना को चीरते हुए प्रताप के पास पहुंचे। झालाबीदा सेनापति थे, और झालाबीदा
जो है उसकी शक्ल जो है प्रताप से मिलती जुलती थी। तो झाला बीदा पहुँचे और उन्होंने अकबर प्रताप से कहा कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए। मतलब जो प्रताप के राज चिन्ह है, मुकुट है, उनके मतलब जो है उनके वस्त्र है, वो सारे कि आप राज चिन्ह मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि महाराजा ही जो राजा है मेवाड़ का, अगर वही नहीं रहेगा तो मेवाड़ बचेगा कैसे? अगर मान लो राजा बच जाता है तो मेवाड़ को दोबारा जीता जा सकता है। तो उन्होंने मेवाड़ की भलाई के लिए, महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, उन्होंने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह खुद ने धारण किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित यहाँ से निकाल दिया। परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप ने वैसा ही किया तथा झाला बीदा को प्रताप समझकर मुगल सैनिकों ने उस पर हमला किया और झाला बीदा वीरगति को प्राप्त हो गए। जब मुगल युद्ध के मैदान से जा रहे थे तो जब प्रताप युद्ध के मैदान से जा रहे थे तो दो मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। दो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया, मतलब उनको देख लिया और उनका पीछा किया। और जब यह पता शक्ति सिंह, तो देखो शक्ति सिंह के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि शक्ति सिंह और जगमाल, महाराणा प्रताप तीन भाई थे, जगमाल, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप। तो शक्ति सिंह छोटे भाई थे महाराणा प्रताप के और इनसे नाराज होकर जो है मुगल सेना में चले गए थे। बाद में जब अपने भाई पर मुसीबत आते देखकर शक्ति सिंह के अंदर जो भातृ प्रेम है वो जाग उठा और उन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए जो दो मुगल सैनिक थे जिन्होंने उनका पीछा किया था, उन दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया और वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तो देखो जब यह पता शक्ति सिंह को पता लगा तो उन्होंने उनका भातृ प्रेम जाग गया और मुगल सैनिकों को मार दिया। अब एक गांव था बलीचा गांव। तो देखो बलीचा गांव जब प्रताप जा रहे थे तो एक बीच में नाला पड़ जाता है, उस नाले को चेतक पार करता है महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, लेकिन जैसे वो नाला पार करता है तो उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो चेतक की मृत्यु कहाँ पे होती है? बलीचा गांव में होती है। उस बलीचा गांव में उसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। आगे देखते हैं कि जब बाद में जब चेतक की मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप जो अपनी बुरी परिस्थितियों में भी कभी रोए नहीं थे, तो चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में भी क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। अब बाद में महाराणा प्रताप की नज़र अपने भाई शक्ति सिंह पे पड़ती है। दोनों भाई गले लगते हैं। शक्ति सिंह प्रताप से माफ़ी मांगता है और महाराणा प्रताप उसे माफ़ कर अपने गले लगा लेते हैं। इस बात की जानकारी हमें मिलती है अमर काव्य वंशावली ग्रंथ से और राज प्रसिद्धि से, जिसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट। ये दोनों ग्रंथ ये है जिससे हमें शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के मिलाप की जानकारी मिलती है। अब देखो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा है। मतलब निर्णायक युद्ध नहीं था, ये अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ कि कौन जीता, महाराणा प्रताप जीते कि अकबर जीता। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिए गोपीनाथ शर्मा ने इसको क्या बोला? अनिर्णायक युद्ध कहा है। इस युद्ध के पश्चात महाराणा कोलियारी गांव पहुंचे और वहां अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया तथा कमलनाथ पर्वत के निकट ही आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। मतलब उन्होंने कोलियारी गांव गए और अपने सैनिकों का इलाज करवाया और बाद में वहीं पर ही एक स्थान था आवरगढ़, वहीं पर उन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई और वहां पर शासन करना प्रारंभ कर दिया और अपनी सेना को सुसंगठित करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपना राज्य वापस जीत सके। अब देखो इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? तो देखो अब्दुल कादिर बदायूनी खां द्वारा लिखित एक पुस्तक है मुंतकाफ उल हारिफ जिसकी किताब है। इस युद्ध में जो है हमें इस किताब में हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं कि इस युद्ध के अन्य नाम। तो देखो इस युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है गोगुंदा का युद्ध, दूसरा है खमनोर का युद्ध। ये खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो ये कहा था अबुल फजल ने। किस किताब के अंदर कहा था? अकबरनामा के अंदर। मेवाड़ की थर्मापोली ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे हम राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दो किताबें इनके द्वारा लिखी गई है और इसे अपने राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मापल्ली कहा है। बनास का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के पर्वत क्षेत्र में ये युद्ध हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बनास का युद्ध कहा जाता है। हाथियों का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ही किससे हुई थी? हाथियों से हुई थी। हाथियों की लड़ाई से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए उसको हाथियों का युद्ध कहा जाता है। और एक मुख्य नाम इसका हल्दी घाटी युद्ध ही है, क्योंकि जिस जगह ये युद्ध हुआ वहाँ की मिट्टी कैसी है? हल्दी के रंग की, बिल्कुल पीले रंग की है। इस वजह से युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ऐसा ही टॉपिक मैं और लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।